अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो एक और ईयरली पेपर है, रिसेंट ईयर है। तो और कौन सा ईयर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स फरवरी मार्च 2022 और इसका एक ही वेरिएंट होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो क्वेश्चन नंबर वन, if you see, question number one is about upthrust because I can see a ball in a fluid and some of forces and everything about that. तो पहला क्वेश्चन अगर हम if we read it nicely, so it says that a sphere of radius 2.1 millimeters, इसका रेडियस दिया हुआ है। रिमेंबर हमें वॉल्यूम ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स हमें पता होने चाहिए, जैसे कि स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह कुछ ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट या पाई आर स्क्वायर एच एंड सो ऑन। ओके, सो ये भी टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहे हैं। सो व्हेनेवर यू सी द वर्ड टर्मिनल वेलोसिटी, दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, व्हिच मींस फोर्सेस आर बैलेंस्ड। That means resultant force would be zero, because if the acceleration is zero, according to Newton's second law, if the resultant force is zero, that means acceleration is zero, and vice versa. Okay. Alright, so it is submerged completely in a fluid जिसकी डेंसिटी रो है। तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। देखो, हमें नहीं भी बोला हुआ हो ना, सो जब भी कोई क्वेश्चन है वी शुड फोर्सेस का, तो हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए, वी शुड लिस्ट डाउन ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग। सो यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली बता दिया तीन फोर्सेस हैं, और वो कौन सी फोर्सेस होंगी। ऑब्वियसली एक होगा इसका वेट, जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। एक होती है अपथ्रस्ट, जो कि हमेशा अपवर्ड्स लगती है। एंड वन वुड बी द विस्कस फोर्स और द ड्रैग फोर्स। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स डिपेंड करता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो ड्रैग फोर्स ऊपर होगी, वगैरह वगैरह। नाउ हमें क्या क्या गिवन है, वेट इज गिवन, तो वी शुड मार्क इट। दिस इज डब्ल्यू गिवन टू अस, ठीक है, वेट ऑफ द स्फीयर। अब थ्रस्ट गिवन है, लेट्स कॉल दिस विद द सिंबल। अगर उसने कोई एग्जामिनर ने सिंबल यूज किया है तो हम वही सिंबल यूज करेंगे, अदरवाइज हमारी चॉइस है, मैं इसको यू बोल देता हूँ। एंड विस्कस फोर्स को इन्होंने एफ वी के नाम से सिंबलाइज किया है, तो हमें वही यूज करना है। और ये देखिए, क्या ये फॉर्मूला सिलेबस का पार्ट है? नहीं, लेकिन अगर उसने एडिशनली आपको कोई फॉर्मूला दिया है, नाउ इट इज देयर इन योर क्वेश्चन, अब आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। सही, सो दिस इज एन एडिशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स व्हिच इज अदरवाइज नॉट इन सिलेबस, बट इन दिस क्वेश्चन वी कैन यूज इट इफ यू वांट टू फाइंड आउट विस्कस फोर्स, provided that we are given all these things, k की वैल्यू, r की वैल्यू, एंड what is v, please do not assume कि ये वॉल्यूम होगा या क्या होगा। देखो, जब भी कोई सिंबल यूज होगा, भले कितना ही वो रिपीटेड क्यों ना हो सिंबल, यू शुड वेट एंड रीड द क्वेश्चन कि एग्जामिनर ने उस सिंबल को कैसे डिफाइन किया। सो दिस v is velocity, k is a constant, and r, again, do not assume it, read it. R is the radius. Which value is given? K is given in 17 in SI units. So सबसे पहला क्वेश्चन तो मेजरमेंट्स एंड अनसर्टेनिटीज का है, which says that determine the SI base unit of K. So उसके लिए आपको सबके SI base units पता होने चाहिए, and then K को subject बना लेते हैं. So if I make K the subject here, so the equation will become viscous force upon R multiplied by V. Alright. Now viscous force को अगर मैं अलग से जाके लिख लूँ, since it is a force, इसके यूनिट्स होंगे kg ms minus 2. If you do not know ये कहाँ से आया, so कोई भी force हो, that is mass into acceleration, mass is kilograms and acceleration is ms minus 2, so force बन जाएगा kg ms minus 2. Alright. तो मैं यहाँ पे मैं एफ वी की जगह ये लिख लिया। r is a radius, तो इसके SI base units meters हैं। v is velocity, so ms minus 1. So examiner अगर उसको नजर आ जाएगा कहीं आपने इस तरह ये सब लिखा है, तो 1 mark you will get out of 2, and 1 mark for substituting it in the equation and doing the simplification. So fv की जगह लिख लेंगे kg ms minus 2, r की जगह m और v की जगह ms minus 1. क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं? मास, ये m और ये एक m कैंसिल हो रहा है। व्हाट डू वी गेट इज kg m minus 1, क्योंकि ये m plus 1 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, so it will become m minus 1, and s minus 1 जब न्यूमरेटर में जाएगा, so it will become s plus 1. So s minus 2 and plus 1, what do we get? kg m minus 1 s minus 1. So this is how you score 2 marks. Alright, moving on. Using the value of upthrust, acting on the sphere, calculate the density of the liquid. We should know the different formula of upthrust. One of the formula of upthrust is rho gv.
ये कहाँ से डिराइव हुआ, दैट यू शुड नो फ्रॉम योर नोट्स। ठीक है, इसके काफ़ी सारे डेरिवेशंस होती हैं, काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं अपट्रस्ट की, रो जी ए इंटू वी, ए इंटू एल या हाइट, और भी बहुत सारे, ठीक है, या F2 माइनस F1 वगैरह वगैरह। So upthrust we are given in the question. Volume we can find out using the formula of volume of a sphere. G की value is known, 9.81. So we can easily make density the subject here, and it will be upthrust upon G into V. And V की जगह आप चाहें तो अभी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, या चाहें तो इसको पहले ड्राइव सही से कर लें उसके बाद। सो वॉल्यूम की जगह आई कैन राइट 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ माई इक्वेशन इज ऑलमोस्ट रेडी। अगर आप इसको और थोड़ा बेहतर बनाना चाहें, ऑल दो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा गौर से देखिएगा इस बात को। वो ना, या तो ना देखें, वो इसी को यूज़ करके सब्स्टिट्यूट कर लें, या फिर यू शुड नो दैट इफ 3 इज इन द डिनोमिनेटर, कभी डिनोमिनेटर it goes to numerator. Again, this is not necessary. Just to make it look nice and beautiful, I can write it like this: 3 times the upthrust upon G into 4 multiplied by pi r cube. Now this is a little neat formula for density. It was not needed. Let me tell you again, this was not needed. आप सिंपली यहीं पर अपथ्रस्ट की वैल्यू, जी की वैल्यू एंड वॉल्यूम अलग से निकाल लें। ये भी लोग करते हैं, वॉल्यूम पहले अलग से निकाल लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से। जब वॉल्यूम आ जाएगा, बिकॉज आर इज गिवन, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। यू कुड डू दैट ऑल्सो, बट those who like maths should be able to derive an expression like this and then substitute the values. So I like maths, so मैं इसको यूं ही करूँ. So let me copy it over at the top so that मैं वहाँ से जाके इसको यूज करूँ. ठीक है, so I'll write it over here. चलो जी. Alright. So upthrust की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है. कितनी गिवन है क्वेश्चन में upthrust की वैल्यू? That is 4.8 exponent minus 4. So 3 times 4.8 exponent minus 4. रिमेंबर ऐसा यूनिट्स का ख्याल रखना है. ये अब थ्रस्ट मुझे न्यूटन्स में दी हुई थी, इसलिए नो नीड टू कन्वर्ट. मगर जो आर की वैल्यू है, और अक्सर बच्चे यहाँ आर जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्यूब डालना भूल जाते हैं, सो डू नॉट फॉरगेट दैट. आर की वैल्यू मिलीमीटर्स में है. इफ यू सी दिस रेडियस इज इन मिलीमीटर्स, एंड इफ यू रिमूव मिली विच इज अ प्रीफिक्स, यू नीड टू ब्रिंग इन 10⁻³ ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए: मिली, माइक्रो, गीगा, नैनो, pico, etc. So 2.1 exponent minus 3. When you do this, you will get answer somewhere 1261 or something. And when you round it off to two significant figures, first significant, second, then you have to look at the third significant figure. If it is greater than 5, you need to add 1 at the back, so it will be 1300 kilogram per meter cube. So the answer to this is 1300. I hope it is clear. ओके, मूविंग ऑन टू पार्ट सी. इफ यू रीड पार्ट सी, उसमें वो कह रहा है कि यार जो 3 फोर्सेस हैं उनको लेबल करो. देखिए, लेबल को सही वही यूज करना जरूरी है जो उसने बोला है. वेट को W बोलना है, अब थ्रस्ट को UP नहीं बोल सकते, अब आपको U ही बोलना है. और विस्कस फोर्स को सिर्फ आप V नहीं बोल सकते कैजुअली, या F नहीं बोल सकते, बल्कि यू हैव टू यूज द सेम सिंबल विच इज F एंड सबस्क्रिप्ट्स में V. और ये सिर्फ 1 मार्क का है, सो इट शुड नॉट टेक लॉन्ग टाइम. तो आप कहाँ पे जाके करना है? डू यू नीड टू redraw the diagram? No, you need to do this on the same figure 1.1. Now let's find where is figure 1.1. So this is figure 1.1. इसके ऊपर जाके वेट को आप जाके लेबल करेंगे W, और अपथ्रस्ट जो है उसको U. हमें पता है अपथ्रस्ट इज अ वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, इसको U लेबल करना है. और एक और फोर्स कौन सी है? एक और फोर्स कौन सी थी अपथ्रस्ट के अलावा? देयर वाज अ विस्कस फोर्स. डू वी नो द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स? नो. सिंस वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स, तो एक और चीज का ख्याल रखना चाहिए वैसे, और वो ये कि जो लेंथ ऑफ एरोज हैं, यू शुड ड्रॉ देम आल्सो अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड्स. सो इफ यू सी वेट इज 7.2 एक्सपोनेंट माइनस 4 एंड दिस अपथ्रस्ट इज 4.8, तो मैंने अपथ्रस्ट का एरो थोड़ा सा छोटा बनाया.
लेकिन क्योंकि मुझे विस्कस फोर्स के बारे में अभी नहीं पता अब इस पार्ट तक, ऑल्दो मुझे शायद अगले पार्ट में वो निकालना है विस्कस फोर्स, लेकिन यहाँ तक नहीं पता तो मैं ज़्यादा इसके बारे में इसका मतलब नहीं सोचूंगा और मैं यहीं पे विस्कस फोर्स का सिंबल बना लूंगा एफ वी. Now, why is the viscous force upwards? Because the object is moving downwards and viscous force opposes the motion just like air resistance. Alright? So if the ball is going down, then viscous force is upwards. Okay. अगर viscous force की magnitude पता होती तो मैं इसको थोड़ा और बेहतर कर सकता था arrow की length को. Okay. Now, so this is done. Then see part 2, which is determine the magnitude of the terminal velocity. हमें terminal velocity निकालनी है. तो क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर चल रहा है स्फीयर, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो. एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स जीरो. दिस इज फ्रॉम डायनेमिक्स, राइट? रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब होता है बैलेंस्ड फोर्सेस एंड दैट मींस अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस. नाउ द इफ यू लुक एट द स्फीयर, जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं? अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स. एंड डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है? वेट. So I can safely say that upthrust plus Fv is equals to weight. From here, first I will find out the viscous force. So viscous force will be weight minus upthrust. So what is the weight? Weight is given as 7.2 exponent minus 4 and upthrust is 4.8 exponent minus 4. 7.8 exponent minus 4 and upthrust is how much? 4.8 exponent minus 4. So upthrust is 4.8 exponent minus 4. From here we'll get the viscous force. अच्छा, अब क्योंकि मुझे यहाँ मैग्नीट्यूड पता चल चुका है तो अगर मैं चाहूँ तो मैं जो पिछला पार्ट था उसमें जाके लेंथ ऑफ द एरो को एडजस्ट कर सकता हूँ. तो मुझे पता चल जाएगा कि यार ये जो विस्कस फोर्स है ये कितनी होगी. कोई 7.8 माइनस 4.8 अगर आप करें, so if you do it, just hold on, 7.8 minus 4.8, so we get 3 exponent minus 4. So now we can have an idea of all the values. So weight is the biggest force, then there is upthrust, and viscous force is smallest of these. So मैं आ जाता हूँ just to be more clear. हालांकि इसके यहाँ पे marks नहीं है, but you should do it. तो देखें, let's choose the same color. So मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा arrow बना दूँ. ठीक होगी बात? All right. So this is 3 exponent minus 4. Now क्या हमें viscous force निकालनी थी? नहीं. अब velocity कैसे निकालें? So I do not think of an equation जहाँ पे कोई velocity हो. हाँ, या तो power होती तो power के अंदर एक formula होता है force into velocity. कोई power दी हुई होती और force में use करता आप output वाली force, तो वहाँ से velocity आ सकता था. न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए उसमें तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन तो जीरो है. सो वेलोसिटी यहाँ से तो नहीं आ रही. आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी इक्वेशन जहाँ पे वेलोसिटी हो. मगर मैंने आपको क्या कहा था क्वेश्चन के स्टार्ट में, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है तो एग्जामिनर मोस्ट प्रॉब्ली इस फॉर्मूले को यूज करवाएगा. Although it is not in syllabus, but we can use it now. So if you know the viscous force, you know the value of k, you know the radius of the sphere, you can make v the subject from here and find the velocity. So I'm going to do that. So Fv equals to kr into v. Alright, so यहाँ पे मैं लिख लूँगा 3 exponent minus 4 equals to 17. ये k की वैल्यू 17 SI यूनिट्स में गिवन थी क्वेश्चन में शुरू में. रेडियस 2.1 मिलीमीटर्स था, उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया. फ्रॉम हेयर आई कैन मेक वी द सब्जेक्ट. उन दोनों को वहाँ जाके डिवाइड कर दें एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ वेलोसिटी. व्हेन यू राउंड इट ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, आई एम सो सॉरी, इसको अगर आप माइनस करें 7.8 को और 4.8 को, 7.2 को, और ये मैंने वैल्यू शायद गलत लिख ली है. 7.2, आई थिंक आई रोट 7.8 और इसको मैंने 4.8 को 4.2 कर दिया, तो ये ज़रा मिस्टेक करेक्ट कर लेते हैं. So it's 7.2 and 4.8. So it will not be 3, it will be 2.4, मगर अभी भी वो arrow is still correct, अभी भी छोटा ही बना है. So यहाँ पे मैं इसको 3 के बजाय 2.4 कर देता हूँ. Alright, okay. So from here we'll get the value of velocity, which is
If you round it off, it's going to be 6.7 exponent minus 3 meters per second SI units. All right, that was question number 1. Moving on to question number 2. Question number 2. Water leaves the end of a hose pipe at P, ठीक है, with the horizontal velocity of 6.6 meters per second. So whenever we see such a question, this is from kinematics and I can see it's 2D motion, projectile motion. If remember किसी भी हिल से अगर कोई बच्चा बॉल को थ्रो करे, horizontally throw करे, if a ball is thrown horizontally, it means that its initial vertical velocity is 0. So this is something that you should know. So horizontal velocity का मतलब होता है initial vertical velocity 0. इसका ये मतलब होता है, ठीक है. If a ball is thrown horizontally, it means initially it is not traveling any vertical distance. See, थोड़ी देर के लिए अगर आप नोटिस करें इसको zoom in करके, the ball is only traveling horizontally. It is not traveling vertically. हाँ, थोड़ी देर के बाद उसके vertical distance travel करना शुरू किया. So we can say that initial vertical velocity is how much? 0. Okay. So this is something that we know from the first statement. और काफ़ी आगे बातें की हुई हैं. You need to read the question nicely. क्योंकि मैंने पढ़ लिया है तो अब मैं यहाँ पे जब भी 2D का क्वेश्चन होता है हम डेटा बनाते हैं. So देखो मैं यहाँ पे जाऊँगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पॉज करके और यहाँ डेटा बना लीजिएगा. So हॉरिजॉन्टल जर्नी का डेटा हम सेपरेटली बनाते हैं बिकॉज इस क्वेश्चन हम इसको ब्रेक करते हैं इंटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और वर्टिकल जर्नी का डेटा हम अलग बना देते हैं. एंड वी ऑल शुड नो दैट हॉरिजॉन्टल जर्नी जो है इट इज ऑफ कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी. वर्टिकल जर्नी इज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑब्वियसली, और उसका रीजन क्या है वो अभी हम डिस्कस करें, वो डायनेमिक्स है. एनीवेज, हॉरिजॉन्टल जर्नी के बारे में हमें क्या पता है? फ्रॉम P to Q, that is the starting and the final point, the horizontal distance is what we know. So let's call it Sx, which is 3.5 meters. Horizontal velocity हमें पता है, which is 6.6 meters per second. And we should all know that horizontal journey constant velocity की होती है, so 6.6 will remain the same throughout the journey. It will always be 6.6 meters per second. But vertical speed is slowly increasing. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे vertical velocity कुछ होगी, यहाँ पे और ज़्यादा होगी, वगैरह वगैरह. तो हॉरिजॉन्टल जर्नी में कितना डेटा पता होना चाहिए? आपको ये भी पता होना चाहिए. So we should know at least 2 data from the horizontal journey and we should know at least 3 data in the vertical, which is a constant acceleration की journey. So horizontal journey का data complete है, that means हम horizontal journey से question शुरू कर सकते हैं. Vertical journey में एक चीज़ हमेशा पता होती है और वो है acceleration, vertical acceleration, which is minus 9.81 throughout. If you consider upward motion to be positive, then vertical acceleration is throughout minus 9.81. Initial vertical velocity, as we know, that is 0 meters per second. But there is no other thing that we know from the vertical journey. We do not know the final speed, the final vertical speed with which the ball hits the ground, ye nahi pata. We do not know the vertical distance. We do not know the time. And there is one very important thing about 2D motion, that time same होता है भले वो horizontal journey का हो या वो vertical journey का हो. So time remains same. This is something that you should know. So Tx equals to Ty. ऐसे नहीं होता कि बॉल में हॉरिजॉन्टल जर्नी का टाइम अलग था, वर्टिकल का अलग था. बाकी पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस डिफरेंट होते हैं. हॉरिजॉन्टल स्पीड, वर्टिकल स्पीड डिफरेंट हो सकती है. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बाय द वे क्या होगी? 0. वाई? बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली 0. ठीक है, मगर एक चीज सेम होती है दोनों जर्नीज में, वो है टाइम. इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ से टाइम निकाल लूँ, उसको मैं वर्टिकल जर्नी में यूज कर सकता हूँ एंड आई विल गेट टाइम ऑफ द वर्टिकल जर्नी. क्लियर है ये बात? ओके. सो मैं यहाँ से काम करता हूँ, इसलिए हम टाइम के साथ सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखते ही नहीं. ओके, हॉरिजॉन्टल जर्नी में देयर इज ओनली वन इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equals to vt, that we can use. And vertical में we have, you know, 4 equations of motion that we can choose from. v equals to u plus at, 2as equals to v square minus u square, s is equals to ut plus half at square, and
u प्लस वी ओवर 2 इंटू टी। इसमें से ये दो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होती है, ठीक है। सो सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ द क्वेश्चन। तो नॉर्मली एग्जामिनर का क्या तरीका होता है, कोई भी जो डेटा कंप्लीट है, लेट्स से यहाँ पे डेटा कंप्लीट है, यहाँ से आप इस इक्वेशन को यूज करके टाइम फाइंड कर लेंगे। जब ये टाइम आएगा तो ये वर्टिकल जर्नी में चला जाएगा। वर्टिकल जर्नी का इस तरह 3 डेटा कंप्लीट हो जाएंगे। सो अब वर्टिकल जर्नी की आप फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी भी निकाल पाएंगे एंड वर्टिकल डिस्टेंस विच इज कॉल्ड दी हाइट, वो भी निकाल पाएंगे। सो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होते हैं काइनेमैटिक्स के, नो एक्स्ट्रा थिंग। हाँ, अब छोटी छोटी बातें क्या है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, वील फाइंड आउट। सो पहला पार्ट ये है उसका, उसने पूछा है बताओ हॉरिजॉन्टल जर्नी जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होती है। तो क्या कह रहा है, ये कोई वो है, वाटर ड्रॉप है। कह रहे बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सप्लेन व्हाई। और हम इसी को यूज करके वर्टिकल जर्नी का भी हम एक ही साथ सुन लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर छुपा हुआ है इन डायनेमिक्स। तो अगर आप नोटिस करें, एक दफा बॉल जब निकल गई, लेट्स लेट्स कंसीडर बॉल हैज बीन थ्रोन, तो यहाँ पे तो फोर्स लगी है बॉल को फेंकने के लिए, ठीक है। लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट, यहाँ पे देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स which is causing the ball to go forward. The ball is going only because of something we call inertia. This is from O levels, right? अच्छा, अगर एयर नहीं है, अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो एक बैकवर्ड उसको एयर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती, बट इफ देयर इज नो एयर देन देयर इज नो बैकवर्ड फोर्स आल्सो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो अगर हम हॉरिजॉन्टली एनालाइज करें तो ना तो कोई फॉरवर्ड फोर्स है ना तो कोई बैकवर्ड फोर्स है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं बात करूं तो द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, the resultant force in x direction is zero because there is no force in the horizontal direction. So if the resultant force in x direction is zero, then acceleration in the x direction is also zero. Hence it moves with constant velocity. तो यहाँ पे हम क्या आंसर लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे there is no force, there is no force in horizontal direction, in horizontal direction. This is enough for 1 mark. अगर if you want to write more, let's say for 2 marks आ जाता, there is no force in horizontal direction या there is no horizontal force, तो हम क्या बोलेंगे, resultant force and hence resultant acceleration, resultant force and hence acceleration in horizontal direction is zero. Resultant force in horizontal direction and acceleration in horizontal direction, they are both zero. So there is no horizontal force, resultant force in horizontal zero, resultant and acceleration in horizontal zero. Zero acceleration means constant velocity. अच्छा, यहीं पे हम ये भी हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं व्हाई इज वर्टिकल जर्नी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जर्नी, वर्टिकल जर्नी कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों है, तो अब आप ड्रॉपलेट को वापस से एनालाइज करें। दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट। सो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एक तो इसके ऊपर है वर्टिकल फोर्स विच इज द वेट, और अगर एयर होती तो एयर भी इसको फोर्स लगा रही होती, लेकिन देयर इज नो एयर, सो देयर इज नो अदर फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। So vertical direction there is only one force which is weight. So if we apply resultant force is equals to ma, Newton's second law, and resultant force को अगर मैं open करूँ that it is only the weight. Why is it only the weight? Because there is no frictional force. अगर होती तो minus कर लेता. Alright. Okay. Now since weight is constant, mass को भी वहाँ जाके divide कर लेते हैं. Weight upon mass. So weight upon mass by the way कितना होता है, W upon m, वो g की बराबर होता है. So since weight is constant, mass is constant, acceleration is also constant. और इसकी वैल्यू कितनी होती है, which is the gravitational acceleration of the planet 9.81. Alright. So because weight and mass are constant, although actual में weight भी थोड़ा change होता है surface से हम आगे पीछे जाएं, लेकिन these are all questions which are very close to surface. So since weight is constant, mass is constant, acceleration is constant in y direction. Alright. वो पूछा नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा बात थी बता दी. Now, next question. Show that the time taken for the water to fall is 0.53 seconds. हमें इस टाइम को यूज नहीं करना हो, राइट, इसको सिर्फ शो करना है. तो हम कौन सी जर्नी से शो करेंगे, कौन सी जर्नी का डेटा कंप्लीट है,
हॉरिजॉन्टल जर्नी का डेटा कंप्लीट है, सो मैं इस जर्नी का डेटा यूज करूंगा। वर्टिकल का डेटा कंप्लीट होता तो मैं वहां से कर लेता। हॉरिजॉन्टल जर्नी क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी की होती है, so this is the only equation of motion that I can use, s upon v. So horizontal displacement कितनी थी, that was 3.5 and horizontal velocity was 6.6. अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, अपने आंसर को राउंड ऑफ करेंगे, so you will get the answer which is 0.53 after rounding off to two significant figures. So you will be able to show the time. ठीक है? Okay, calculate the height. Height is basically the vertical distance. अब वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो वर्टिकल जर्नी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। वर्टिकल जर्नी के दो डेटा पता है विच इज इनकम्प्लीट, लेकिन यहाँ से जो टाइम आया है 0.53 सेकेंड्स, इसको मैं अब वर्टिकल जर्नी में यूज कर सकता हूँ। रिमेंबर, टाइम सेम होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, तो अब मैं इसको यूज कर लूंगा। सो विच इक्वेशन शुड आई यूज, वो डेटा डिटरमिन करेगा मेरे पास। मुझे एस फाइंड करना है, एक्सेलरेशन है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है एंड मेरे पास टाइम है। तो कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये चार वेरिएबल्स आते हैं, तो वो है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जिन बच्चों को ये मसला होता है सर कौन सी इक्वेशन पिक करनी है, तो आई सजेस्ट कि यार आप सारे वेरिएबल्स लिख लें, जो गिवन है वो भी और जो पूछा गया इस क्वेश्चन में वो भी। जब आपके पास वो चार वेरिएबल्स आ जाए, अब आपको इक्वेशन पिक करना आसान हो जाएगी। सो एक ही इक्वेशन है जिनमें ये चार वेरिएबल्स आते हैं। ऑलराइट, ओके नाउ, so u is 0, so the whole term becomes 0 plus half into minus 9.81 into 0.53 square. अच्छा, कुछ लोग इसको प्लस भी करते हैं, वो यूं भी करते हैं, नीचे जा रही है बॉल तो प्लस, ऊपर जा रही है तो माइनस, बट वो एक और तरीका है, ज़्यादा बेहतर तरीका है आप एक्सेलरेशन थ्रू आउट माइनस कंसिडर करें 9.81। उससे आंसर आई नो आपका यहाँ आंसर नेगेटिव में आएगा। Your answer will be some, if you round it off, it will be minus 1.4 meters. But this minus is only showing that the ball will be below. What does it show? इसको मैं दूसरे पेन से ही लिख लेता हूँ। It shows that the droplet is below the initial point, and the initial point was basically P. So हम हाइट लिखते वक्त माइनस नहीं लिखेंगे, सही है? So हाइट लिखते वक्त there is no minus. हाइट होता है जमीन से ऊपर, ठीक है? लेकिन अगर किसी को दूसरे तरीके से करना है, इट्स ओके, नो इश्यूज। ऑलराइट, फॉर द मूवमेंट ऑफ द ड्रॉप फ्रॉम पी टू क्यू स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द डिस्प्लेसमेंट इज लेस, मोर और सेम। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर आता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएं। तो भाई पी से क्यू का डिस्प्लेसमेंट आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and final points of the journey, and shortest distance could be none other than a straight line. So shortest distance होता है वो straight line में होता है, और obviously ये कम होगा as compared to the, this is the actual distance traveled, which is the actual length traveled, and this is not the actual length traveled, this is but the shortest distance between P and Q. So obviously it will be less and that will be more. ठीक है? So very easy question. So आप क्या बोलेंगे? Displacement is less than the distance traveled since it is the shortest distance. Since it is the shortest distance between P and Q in a straight line. Alright? Shortest distance in a straight line. I hope it is clear. Okay. Moving on. Calculate the magnitude of the displacement. So यार देखें, अब हमें magnitude of displacement चाहिए. So we need to complete the triangle. ठीक है? And then apply Pythagoras theorem, that's it. So let's say हमें ये चीज़ मांगी है, इसको मैं बोल देता हूँ D। तो हमें triangle complete करना है.
सो वी शुड नो बोथ दीज डिस्टेंसेस. सो ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. S is equal to ut plus half at square से which is 1.4. So this vertical distance is 1.4, which is the height. Horizontal distance is 3.5. And क्योंकि horizontal और vertical के दरमियान 90 degrees होता है, it's a right angle triangle. So this D is basically the hypotenuse. So हम Pythagoras theorem apply कर सकते हैं और हम लिखेंगे कि displacement का square is equals to 1.4 square plus 3.5 square, and then we can take under root both sides. So we'll get the answer of displacement, which is going to be 3.8. Alright, so that's question number 2. Question number 3 is a very good question on momentum. Alright, it's a very good question on momentum. और ये अक्सर बच्चे मिस करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंटम का एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज हो रहा होता है. क्योंकि यहाँ पे देखो, जब भी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाए, यू जस्ट नीड टू अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी विच इज मास इनटू वॉल्यूम. अब अगर मोमेंटम में हमें मास रिक्वायर्ड होता है और क्वेश्चन में मास नहीं गिवन, इनफैक्ट डेंसिटी गिवन है, सो आप इतना करना आना चाहिए आपको कि आप बोलेंगे यार डेंसिटी के से भी तो मास निकल सकता है, तो मास को सब्जेक्ट बना लो. इट विल बी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. एंड वॉल्यूम could also be replaced with, let's say ये वाटर है जिसका हमें मास फाइंड करना है. इसका वॉल्यूम अगर निकालना हो तो हम क्या करें, ये इसका बेस एरिया है और ये इसकी हाइट है, तो हम बेस एरिया इंटू हाइट से भी वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं. और इस हाइट को हम h बोल दें, s बोल दें, l बोल दें, जो भी बोल दें. यहाँ तक बात क्लियर है. अब अगर हाइट भी नहीं दी हुई हो तो हमें वेलोसिटी दी हुई होगी वाटर जेट की. वेलोसिटी क्या होती है, s इज इक्वल्स टू vt. और टाइम दिया हुआ हो और वेलोसिटी दी हुई हो तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं विच इज h. तो हम इसको बोल सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस की जगह क्या यूज कर सकते हैं, vt. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर जेट, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन. यहाँ से भी मास आ जाएगा. सो थी ये एक वो प्लेस है जो अक्सर बच्चों को इग्नोर की हुई होती है. ठीक है, तो इसका ख्याल रखें. तो हम इसको यहाँ पे इरेज कर या रहने देते हैं. अब क्वेश्चन को रीड करते हैं. सो क्वेश्चन क्या है, ये एक वाटर जेट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में आया है और इस वाटर की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. वो वहां जाके वॉल को हिट किया है और वॉल को हिट करके देखें, हिट करने से पहले इसके पास हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था और हिट करने के बाद इसके पास अब ये वर्टिकली गिर रहा है. देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम एनीमोर. सो वाटर रन्स डाउन द वॉल, तो इसका वर्टिकल मोमेंटम है. हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना था आने से पहले, देयर वाज सम हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, और टकराने के बाद द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इज जीरो, राइट. बिकॉज वो पानी अब हॉरिजॉन्टली ट्रैवल ये नहीं कर रहा. रीबाउंड हुआ होता तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जीरो नहीं होता बल्कि नेगेटिव हो जाता. लेकिन ये पानी रीबाउंड नहीं हुआ, वो वर्टिकली ट्रैवल कर रहा है. सो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें, सो ये वाटर जेट जो है वो हिट किया है वॉल को. अब पानी की डेंसिटी गिवन है तो यहीं से हमें समझ आ जाना चाहिए. एरिया गिवन है, सी एरिया गिवन है, ये रहा. डेंसिटी गिवन है तो मास निकालना आसान हो जाएगा. अगर हमें स्पीड और टाइम भी गिवन हो तो स्पीड भी गिवन है इस वाटर जेट की और टाइम भी गिवन है 1.6 सेकेंड्स. सो हम इसका मास शो कर सकते हैं. सो आई जस्ट यूज द होल डेरिवेशन जो मैंने यहाँ पे की है, बल्कि मैं इसको वापस लिख लेता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड अगेन. सो सी, density is mass upon volume, so mass will be density multiplied by volume. Volume could be replaced as इसको कहाँ लिखे, नीचे. Volume could be replaced as base area into height. Height को यहाँ मैं distance बोल दूँ तो I hope आपको कोई मसला नहीं होगा. This is the distance and this is area. A into S करेंगे तो हमारे पास volume of water jet आ जाएगा, right, cylindrical shape. So S क्यों बोल रहा हूँ, this is the distance traveled by the water before hitting the wall. ठीक है, so ये हो जाएगा मास की एक्सप्रेशन. नहीं सॉरी, अभी नहीं हुई ना. वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट. यस एग्जैक्टली. तो ये हो जाएगी मास की एक्सप्रेशन. मगर मसला ये है कि मुझे ये डिस्टेंस भी नहीं गिवन, तो मैं इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. रिमेंबर, s इज इक्वल्स टू वी टी, स्पीड इनटू टाइम. सो मैं अब
मास का फॉर्मूला नया बन जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड इनटू टाइम। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मास। ठीक है, अब यहाँ पे मास कितना है, मास इज 1.2 किलोग्राम्स। एरिया कितना है, एरिया इज गिवन विच इज एसआई यूनिट्स में गिवन है, सो नो नीड टू कन्वर्ट प्लीज। एसआई यूनिट्स का ख्याल रखिएगा, 1.4 एक्सपोनेंट -4। स्पीड अगेन इज गिवन, SI unit में 5 meters per second, and time is also in SI units 1.6. So if you multiply all of them, you will prove that mass is, I'm so sorry मैंने यहाँ पे 1.2 डाल दिया। Density कितनी given है वो हम question में जाके देख लेते हैं। Density is given as 1 exponent 3000, वो भी SI units में given है। ठीक है, 1.0 या 1 एक ही बात। So easy question. It's just that yes, I understand most people are not familiar that you could do this. So it's not something different in the syllabus. All right, don't think that this formula is a new formula in the syllabus. No, it's the same thing. You just should be able to make up stuff from basic things, from basic formula. Okay, so the next part is we need to find out the decrease in the horizontal momentum. यानी कि change in momentum is final momentum minus initial momentum. Final momentum we know is zero because final horizontal momentum zero है because water टकरा के horizontally टकराया था और फिर horizontally rebound नहीं हुआ, travel नहीं किया. Initial momentum is mass into initial velocity. Horizontal obviously because we are talking about horizontal momentum. So it will be minus mass, we have just proved 1.2. Horizontal velocity is 5 meters per second. So the change in momentum is negative. How much if you multiply it? I think it's 6. So if you do it, it will be yes, 6 Newton second. This negative, what does this negative show? It shows that it is a decrease. So should I write negative again in the final answer? No. If it's already talking about decrease, you should not write negative again. So 6. But remember, 6 is only one significant figure. You need to write it in 2. 6.0 is the right answer. Alright, SI units. So do not write 6, do not leave it to 6, write 6.0. The next part is magnitude of the horizontal force. We know that force is the rate of change of momentum. Change in momentum is 6. Time is 1.6. It was given already. So it is इस पार्ट में कोई भी चैलेंजिंग चीज़ नहीं थी, सिर्फ आपको एग्जामिनर चेक कर रहा है आप कितना अच्छा रट्टा लगाते हैं, आपको कितना अच्छा फोर्स का फॉर्मूला याद है. So from here you will get 3.8 when you round it off to two significant figures. I'm assuming rounding off everybody knows. If you want to round it off to two significant figure, you need to know the third significant figure. This is one area जहाँ अक्सर बच्चों को mistake होती है when the question is like this. ये कितने significant figures हैं? ये सिर्फ एक significant figure है. अगर आपका आंसर ये आया है, if you're doing any question and your answer comes this, so how should you write it? So यहाँ पे मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे लिखते हैं 0.03, which is wrong. The correct answer is 0. देखें, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है और ये है थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर. सो दो में राउंड ऑफ करने के लिए थर्ड को देखेंगे. इफ इट इज ग्रेटर देन 5 वी ऐड 1, सो इट विल बी 0.035. दिस इज हाउ यू शुड राइट द आंसर. दिस इज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉट 3. ऑलराइट, तो ऐसे ही बीच में बता दी बात. ओके, मूविंग ऑन. सो स्टेट एंड एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स. अब देखें, ये न्यूटन थर्ड लॉ है. अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को ऐसे देखें तो देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी वाटर बाय दी वॉल, दिस इज ऑन दी वॉल बाय दी वाटर. तो यहीं से क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि यार ये बॉडी ए ऑन बॉडी बी एंड दिस इज बॉडी बी ऑन बॉडी ए. सो क्या होनी चाहिए, फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ आप लिख लें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, forces exerted by wall on the, कौन है, आपको उसका मैग्नीट्यूड बताना है ना.
exerted by the wall on the water. Forces exerted by the water on the wall कर लेते हैं ना इस क्वेश्चन में by the water on the wall is equal and opposite, so force is 3.8 न्यूटन. So आपको मैग्नीट्यूड लिखना भी है, ठीक है. स्टेट एंड एक्सप्लेन. स्टेट का आंसर है 3.8 न्यूटन्स. So this is the force exerted by the water on the wall, which is equal as in the previous part. दोनों एक दूसरे पे equal and opposite force लगा रही because horizontal direction है. Vertically लगाते तो फिर weight भी exert होता है. You should know that. अगर ये force vertically कोई ball vertically hit कर रही होती तो weight भी add होता. अगर वो कभी question आएगा तो I'll let you know. वरना फिर ये बहुत ड्रैग हो जाएगा पेपर. कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द वाटर. जो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया. सो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया आई थिंक हमें गिवन है. फोर्स है 3.8. क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है कहीं विच इज 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 4. सो अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. इसको जब आप करेंगे यू विल गेट 2.5 exponent 4 pascals. So this is how question number 3 was supposed to be done. Moving on to question number 4. Question number 4 में there is a child that is coming down the slope x to y and this is a friction वाली surface. तो जब भी अगर surface में friction है so there will be heat produced and examiner calls this heat as work done against friction. Because to overcome this friction there needs to be some work done, so some force will be doing work. So some work will be done to overcome this friction, and that is actually the heat that is produced when the child goes down the slide. So जितनी कम friction होगी उतना कम heat, उतना कम work against friction होगा. ठीक है. Okay, so if you read the question, अब देखें ये question में यहाँ पे इतनी values नहीं given. Normally हमें picture के अंदर ही values given होती हैं diagram के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमें text पढ़ना पड़ेगा बहुत गौर से क्योंकि सारा information data text में छुपा हुआ है. Alright, okay. So a child moves from rest, that means the initial speed at x is 0. At the top end of x of the slide, an average resistive force. तो जब child नीचे आ रहा होगा frictional force यूं लग रही होगी. So let's call it FF, which is 76 newtons. Opposes the motion of the child as it moves to the lower end. The kinetic energy of the child at y. At y, the kinetic energy of the child is 300 joules. यानी कि यहाँ पे इसकी कोई ना कोई स्पीड है जिस स्पीड से वो जाके नीचे पूल में या जो भी जगह है वहां जाके गिरेगा. ठीक है. Okay, the decrease in GPE. The decrease in GPE is basically due to the difference of height. There is a change in height. There is a decrease in height. So ये जो height में decrease आया है, ये जो height में decrease आया है इस बच्चे के, इसकी वजह से जो change in GPE है, that is given in the question, which is 3200 joules. Now, you should know from O levels that if there was no friction, तो यहाँ पे energy conversion क्या होती? Loss in GPE is the gain in KE, which is simply not the case here. If you see these two values, there is a significant drop. 3200 joules का loss आया है, तो ideally kinetic energy में 3200 का ही gain आना चाहिए, मगर ये तो सिर्फ 300 है. 2900 joules कहाँ गए? वो बेसिकली इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो उसमें लॉस हो गया. इग्नोरिंग साउंड अगर कोई आई हो, वरना साउंड एनर्जी में भी गया होगा, लेकिन हम साउंड को इतना कंसिडर नहीं करते. और उस हीट को एग्जामिनर क्या बोलते हैं? द एग्जामिनर कॉल्स इट वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, लुक एट द मार्क्स फॉर फर्स्ट पार्ट. 1 mark. So marks should also marks also tell us something about the working. The working should not be long. Examiner does not expect us to do long working है, तभी तो उसने 1 mark का दिया है. So please मुश्किल जो फॉर्मूले पता है आप लोगों को उन पे मत चले जाइएगा.
सो पहले पार्ट में क्या करना है आपको, डिटरमिन द रेशियो of kinetic energy of the child at y when the resistive force is 76. So this whole paragraph talks about resistive force wali situation. So this we know is, what is the kinetic energy of the child at y when the resistive force is there? It is 76. और डिवाइड अगेंस्ट उसके जो दूसरी बात है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इफ देयर वाज नो रेजिस्टिव फोर्स, if there was no resistive force there would be no heat produced. If there would be no heat produced, all the loss in GPE would have converted into KE. So in that situation the KE at Y would have been 3200 joules, because all the loss in GPE would have simply converted into gain in kinetic energy, because there would have been no heat produced if there was no friction. If the surface was so smooth कि कोई हीट ही प्रोड्यूस नहीं होती, तो जितना जीपीई में लॉस आता वो सारा का सारा केई में गेन हो जाता, और वो कितना हो जाता 3200. So that's why the first question is very small. 76, not 76. What is the kinetic energy at y? 300. Right now it is 300, and if there was no friction it would have been 3200. All the loss in GPE would have converted into KE then. So if you divide these two, you get the answer, which is 0.094. Again यहाँ पे आंसर आपका कुछ आ रहा होगा 0.09 समथिंग, वो जो वैल्यू होगी उसको कंसिडर करना है, बिकॉज बल्कि 0.0 जो भी आ रही होगी मैंने किया नहीं है, सो आई डू नॉट रिमेम्बर द वर्किंग, बट प्लीज़ इसको 2 में राउंड ऑफ करना है. आई एम श्योर आधी आवाम यहाँ पे मिस्टेक करने वाली है, 0.09 लिखने वाली है या 0.093 लिखने वाली है. तो उसको सही राउंडिंग ऑफ सीख लें, जो भी मैंने 2 मिनट पहले बताई थी. नेक्स्ट पार्ट स्पीड निकालनी है. दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन. तो भाई स्पीड निकालने के लिए अगर आपके, और इसने क्या बोला है, हिंट भी दिया है बेचारे ने. हिंट ये दिया है कि यूज और आंसर इन ए, इसको यूज करना है. यानी कि आपने पिछले पार्ट में देखो ये किया था कि नहीं, तो मैं इसको यहाँ यूज करने वाला हूँ. तो कैसे करने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड व्हेन देयर वाज, तो मैं यूँ करने वाला हूँ हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.094. तो देखें बच्चे का मास तो सेम है, मास कैंसिल हो जाएगा, हाफ की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी. दिस v this v is when there was resistive force, and this v is when there was no resistive force. इसको हम बोल देते हैं f, इसको हम बोल देते हैं n. मेरी मर्जी है ना सब्सक्रिप्ट में जो भी यूज करूँ. n का मतलब है नो रेजिस्टिव फोर्स, f का मतलब है रेजिस्टिव फोर्स. सही है, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो. तो वी एफ अपॉन वी एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.094. तो हमें स्पीड्स का रेशियो चाहिए. If we want the ratio of the speeds, we need to get rid of the square. How to get rid of the square? Grade 8 में आपने पढ़ा होगा, under root both sides. This will be done. The answer will be under root of 0.094, and that will be 0.31. I hope the question is clear. ठीक है. Now, calculate the length of the slide from x to y. अब जिन बच्चों ने वर्क एनर्जी पावर अच्छा पढ़ा है, दे शुड नो दैट हीट, यानी कि जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, एग्जामिनर बोलते हैं वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, इसके फॉर्मूला में आता है फ्रिक्शनल फोर्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज दिस, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो इस बच्चे ने एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, हमें वो फाइंड करना है, एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड. सो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अच्छा भाई क्वेश्चन बहुत आता है रिपीटेडली कि सर आपको कैसे पता चल रहा है कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है. तो उसका एक ही आंसर है, प्रैक्टिस टॉपिकल पेपर्स एंड यू विल फाइंड आउट कि कभी कभी आप फार्मूला से ट्राई करते हैं, फार्मूला से नहीं हो रहा तो फिर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फार्मूला से ट्राई करूँ तो क्या मेरे पास ये हीट पता है मुझे, डू आई नो द हीट, या वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन मुझे क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन. एक्चुअल डिस्टेंस भी नहीं पता, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन भी नहीं पता, दो अननोन्स नहीं सॉल्व हो सकते. सो पहला आपकी अप्रोच होनी चाहिए, यू शुड ट्राई द फॉर्मूला. बट फॉर्मूला से नहीं हो रहा तो वर्क एनर्जी पावर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर लगती है. तो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, क्योंकि बच्चा नीचे आ रहा है
तो उसके जीपीई में लॉस आ रहा है, जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, केई में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस हीट में कन्वर्ट हो रहा है। एंड हीट को ये लोग क्या बुलाते हैं, दे कॉल इट वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। में ए नहीं लिखते, लिख लेते हैं वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, okay, so we can make this the subject, and from here we can find out work against friction. And once we have work against friction, you can divide frictional force, which is 76 newtons, and find the actual length. See, so पहली अप्रोच मेरी भी फार्मूला ही ट्राई करने की थी, लेकिन क्योंकि फार्मूला में दो अननोन्स थे, ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, so we could not proceed. तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या करा, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा ली। ऑलराइट, सो अब ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। So loss in GPE was 3200 joules minus gain in KE was only 300. So the difference was 2900. This 2900 was basically the heat produced, the work against friction. And now we can substitute the formula of work against friction, which is frictional force, into actual distance, and find actual distance by dividing frictional force over there. So I'm doing it over here. So मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ. So it will be actual distances 2900 upon frictional force, which is 76, and I'll get the actual length from x to y. That is going to be 38 meters. I hope you have understood this. Okay, so the part D, which is not the last part of this question. This is going to be a last question for part 1. Part 2 जो है वो waves का है, so उसको मैं किसी और recording में करूँगा, because अभी हम ईयरली को दो पार्ट्स में करें, ठीक है। सो द लास्ट पार्ट विच इज पार्ट डी इज फ्रॉम डीफॉर्मेशन टॉपिक, एंड इसका लेकिन जो उसके आखिरी पार्ट है वो भी वर्क एनर्जी पावर का है। सो वर्क एनर्जी पावर एंड डीफॉर्मेशन अभी मिक्स होने वाला है। सो अभी जो एंड वाई से बच्चा उतर के आया, उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, 300 जूल्स की। वो इस काइनेटिक एनर्जी को लेके गया और उसने एक बोर्ड को जाके हिट किया, और बोर्ड को हिट किया तो बोर्ड के पीछे स्प्रिंग था, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, इस एनर्जी के दो से तीन नाम है। एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक नाम है स्ट्रेन एनर्जी, और एक नाम है वर्क, वो नाम नहीं है, वो उसको बोलते हैं वर्क इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, वर्क डन टू कंप्रेस द स्प्रिंग, ठीक है, ओके। और इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का होता है हाफ एफ ई, या फिर क्योंकि एफ का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू के ई स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन, ई इज द एक्सटेंशन। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, एफ की जगह के ई सब्सटीट्यूट कर दें तो इट विल बी हाफ इंटू के ई इंटू ई, यानी कि हाफ के ई स्क्वायर, वेयर के इज व्हाट, द स्प्रिंग कांस्टेंट, ई इज द एक्सटेंशन और द कंप्रेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला, तो जब ये बच्चा आएगा उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, जब वो एक वक्त आएगा कि वो रुक जाएगा यहाँ पे आके, तो उसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, स्पीड जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसका मतलब जो लॉस इन के ई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। So we need to find out the calculate the maximum compression of the spring. So first I need to read the question. What is given? इस question में हमें K given है. So this is K, spring constant. और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ द चाइल्ड इज जीरो, यानी कि वो अल्टीमेटली रुक गया है, मतलब के ई पूरी की पूरी खत्म, 300 जूल्स उसने सारी की सारी डोनेट कर दी है स्प्रिंग को कंप्रेस करने में। और लेकिन लेकिन सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई, कुछ ना कुछ हीट भी तो प्रोड्यूस हुई होगी यहाँ पे, बेचारा जब जमीन से रगड़ रहा होगा तो ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस हुई होगी। तो उसने क्या बोला है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हैज इंक्रीज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 140. So out of this 300, only 140 got converted into elastic potential energy. Where did the rest of 160 joules go? ये 160 joules कहाँ गए? Heat due to friction with the ground. वो बेचारा जब ग्राउंड से फ्रिक्शन के थ्रू रगड़ रहा था तो obviously हीट में एनर्जी लॉस हुई है। Now, so simply I can use this formula. इसको मैं कॉपी और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, एंड आई कैन
just put in the values. So what is the elastic potential energy given? 140. हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 63 और देखो ये भी ऐसा यूनिट में है न्यूटन्स पर मीटर into extension का square या compression का square. From here you can make either subject. Now this does not need to be told. कैसे subject बनेगा तो आपके पास compression यहाँ से आ जाएगी कुछ 2.1 meters. I hope the question is understood. Easy question. अगला part है what is the efficiency of the transfer of kinetic energy of the child to the elastic potential energy. So you know कि यार efficiency होता है output upon input. Useful output upon, इसको अगर मैं useful लिख लूँ, useful output energy upon input energy, right? तो आउटपुट पे हमें कितनी मिल रही है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ कितना कन्वर्ट हुआ है 140 आउट ऑफ 300 multiply by 100 so you get the answer in percentage. So 140 out of 300 is no less than 50%. You can expect it is 47% after rounding off to two significant figures. Okay, the last part of this is the maximum compression is x naught, यानी कि maximum compression इतनी हुई है जो भी 47 है, oh sorry 47 नहीं, जो भी compression आई थी इस part में 2.1, they are calling it maximum x naught, maximum compression. ठीक है. ओके तो हमें क्या करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है वर्सेस एक्स. अगेन दिस फॉर्मूला सी आखिरी पार्ट में जब भी ग्राफ ड्रॉ करने को आए अपनी फिजिक्स अपनी साइंस मत लड़ाना बल्कि मैथ्स को यूज करना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आंसर द लास्ट पार्ट्स not according to physics that you know but according to the maths that you should know. So I'm writing the formula again. See, so अगर मुझे किस किस का ग्राफ बनाना है, मुझे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ या कंप्रेशन का ग्राफ बनाना है. So क्या बाकी चीजें कांस्टेंट हैं? यस, हाफ भी कांस्टेंट है, स्प्रिंग ये भी कांस्टेंट है. सो आई कैन से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर. तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा खुद सोच लें. जब एक्सटेंशन 1 हो तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1. जब एक्सटेंशन को मैं 2 कर दूं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स. 4 टाइम्स हो जाएगी ना 2 का स्क्वायर. 3 कर दूं एक्सटेंशन तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 9 हो जाएगी. तो जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं करना आता वो वैल्यूज डाल के भी कर सकते हैं कि सर ये देखें मैं वैल्यूज के थ्रू समझा रहा हूँ. जिनको आता है वो वैल्यूज की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता वो सुन लें. यहाँ लिखें 1, यहाँ लिखें 2. मैं इसको पेन से करता हूँ पहले 1 2 3 4 5 6 सो ऑन. और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4. अब देखो 1 जब थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी 1. लेकिन जब जब सॉरी एक्सटेंशन जब 1 थी तो ईपीई भी 1 थी. लेकिन जब एक्सटेंशन को डबल कर देंगे तो ईपीई 4 टाइम्स हो जाएगी. तो अगला क्रॉस यहाँ लगेगा. तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं. और जब एक्सटेंशन 0 तो ईपीई भी 0 तो एक क्रॉस यहाँ भी लगेगा. तो सी ये किस तरह की स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? ये कर्व है. और कैसा कर्व है? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट. अच्छा हमें तो यहाँ तक का बनाना था ना एक्स नॉट तक का. तो ये तो सिर्फ मैंने शेप समझने के लिए ग्राफ ड्रॉ किया. अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. तो अगर आपको शेप समझ में आ गया वैल्यूज के थ्रू, अब आप सिंपली एक क्रॉस यहाँ लगाएं, बल्कि क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं. और इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का एक कर्व बना यहाँ तक. अच्छा इसको मैंने काफी ऊपर तक ले गया हूँ तो इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता. ठीक है. सो दिस इज हाउ द graph is supposed to be made. I hope it is understood. If you do not understand anything, um, you can ask me in comments or um, on a private message. Okay, जी. Allah Hafiz.